इस वीडियो के अंत में हमारी आज की क्लास के बारे में एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना। हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 1892 का अधिनियम पढ़ा था और हमने उसमें चर्चा की थी कि 1892 के अधिनियम में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत की चर्चा हो रही है। और जब पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत की चर्चा हो रही है तो हमने बात की थी कि अल्पसंख्यकों के मन में इस बात का डर होगा कि यदि निर्वाचन सिद्धांत को यहाँ पूर्णतः लागू कर दिया जाता है भारत में, तो सभी महत्वपूर्ण पदों पर जिन पर भी निर्वाचन होगा उस पर बहुसंख्यकों की विजय होगी। और जब सभी महत्वपूर्ण पदों पर बहुसंख्यक पहुंच जाएंगे तो फिर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करेगा? ये डर जो था वो स्वाभाविक था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के बाद ये लगने लगा था, या 1905 के आसपास ये लगने लगा था कि एक नया अधिनियम यानी कि सुधार जल्द ही आने वाले हैं। सुधार आने वाले का मतलब ये है कि अब सभी को ये समझ में आने लगा था, सबके अपने अपने हित सोचने लगे थे लोग कि अब अधिनियम आएगा, सुधार आएगा तो हमें क्या अधिकार मिलेंगे, हमारे लिए क्या फायदा होगा, हमारे लिए क्या नुकसान होगा। तो जो मुस्लिम अल्पसंख्यक थे उनके मन में भी अब ये बात थी कि अब अगर अधिनियम आएगा तो अब निर्वाचन के सिद्धांत को पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा, और अगर निर्वाचन के सिद्धांत को पूर्णतः लागू कर दिया गया तो उससे होगा ये कि हमारे हितों की रक्षा अब नहीं हो पाएगी। इसी डर के कारण एक मुस्लिम शिष्टमंडल जो था वो उस समय जो भी वायसराय था यानी कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय, उनसे जाकर मिला और उनसे इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह का हमें एक डर है कि अगर निर्वाचन होगा तो हमारे हितों की रक्षा कैसे होगी। तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि आप पृथक निर्वाचन की मांग करिए। तो उन्होंने पूछा कि आखिर ये पृथक निर्वाचन क्या है? तो अंग्रेजों ने कहा कि उससे आपके हितों की रक्षा होगी, आप इसकी मांग कीजिए। तो वही चीज है कि अंग्रेजों ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अंदर जो डर था उसका फायदा उठाने की कोशिश की और उन्होंने उठाया भी। हम सुनते हैं कि फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई, तो यहाँ पर भी अंग्रेज देखो किस तरह से उस विभाजन की नींव को रख रहे हैं। देखिए, पृथक निर्वाचन क्या है पहले तो आप ये समझें, और ये आरक्षण से कैसे भिन्न है। क्योंकि आज भी आरक्षण होता है, SC/ST सीट्स के लिए अगर आरक्षण है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सीट से वही व्यक्ति, जिस समुदाय के लिए वो आरक्षित है, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो वोट करते हैं लोग वो सभी समुदाय के लोग होते हैं, यानी कि जिन्हें भी वोटिंग राइट प्रदान किया गया वो चाहे किसी भी समुदाय से हो वो वोट करते हैं। इससे यदि किसी विधानसभा में अगर कोई ST व्यक्ति चुनाव जीतकर विधायक बन रहा है तो उसके मन में ये फीलिंग नहीं है कि मुझे तो केवल मेरे समुदाय के लोगों ने जिताया है इसलिए मुझे केवल ST के लोगों के लिए काम करना है। ऐसा बिल्कुल उसके मन में नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सभी लोगों ने जिताया है इसलिए मुझे सभी लोगों के लिए काम करना है। भले ही मैं ST समुदाय से हूं लेकिन मुझे किसी समुदाय विशेष ने नहीं जिताया है, मैं किसी समुदाय विशेष का विधायक नहीं हूं। लेकिन पृथक निर्वाचन सिद्धांत अलग है। पृथक निर्वाचन सिद्धांत ये कहता है कि जिस भी समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया है उसी समुदाय का प्रत्याशी होगा और मतदान करने वाले व्यक्ति भी उसी समुदाय के होंगे। यानी कि अगर मुस्लिम पृथक निर्वाचन है तो मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम ही वोट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब कोई व्यक्ति प्रतिनिधि जीतकर विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, इस तरह के किसी पद पर पहुंचेगा तो उसके मन में यही बात रहेगी कि मुझे तो केवल मुस्लिमों ने जिताया है, यानी कि मैं केवल मुस्लिमों का विधायक हूं या किसी अन्य समुदाय का विधायक हूं या अन्य समुदाय का सांसद हूं। उन्हीं के लिए अब कार्य करने की भावना उसके मन में आएगी। हो सकता है आगे चल के वो यह भी सोचें कि अब चूंकि आप यहाँ वोट ही नहीं करते, मतदान ही नहीं करते अन्य समुदाय के लोग उस स्थान पर, कि आप मतदान ही नहीं करते तो फिर आप रह ही क्यों रहे हो यहाँ पर, यहाँ से आप चले जाइए। तो कहने का मतलब यह है कि एक विभाजन की नींव पृथक निर्वाचन सिद्धांत रखता है। तो 1909 में जब सुधार आए
तो वही निर्वाचन के सिद्धांत को पूर्णतः मान्यता मिली और इसके साथ ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी गई, यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान कर दिया। उससे वही चीज हुई कि निर्वाचन अगर पृथक होगा तो उससे आगे चलकर विभाजन की संभावना को बल मिलेगा और मिला भी, हम इतिहास में ये जानते हैं। तो कह सकते हैं कि विभाजन की नींव या विभाजन का जो बीज है अंग्रेजों ने जो बोया 1909 में बोया। ठीक है, इसके अलावा हमने 1892 के एक्ट में ये पढ़ा था कि प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया था बजट पर या किसी अन्य मुद्दे पर प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते आप, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लेकिन अब 1909 के एक्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया जा रहा है। पूरक प्रश्न का अपना महत्व होता है। पूरक प्रश्न का मतलब यह है कि यदि कोई प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब दिया गया, उस जवाब पर भी आप एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पूरक प्रश्न है। इस पूरक प्रश्न को पूछने का अधिकार मार्ले विंडो सुधार यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से मिला। अब आगे चल के हम और पढ़ेंगे कि ये पृथक निर्वाचन किस तरह से विभाजन के लिए कारण बन रहा है और किस तरह से आगे इसका विस्तार किया जा रहा है। इस एक्ट में इतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में जब पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया तो कांग्रेस इस असमंजस में कि आखिर इस अधिनियम या इस प्रावधान के संबंध में क्या निर्णय दिया जाए, क्या कांग्रेस का अपना एक ओपिनियन होना चाहिए, कांग्रेस समझ नहीं पाई। क्योंकि कांग्रेस को लगा कि ये गलत है, इससे विभाजन को बढ़ावा मिलेगा, तो वो स्वीकार भी नहीं कर सकती थी। और अस्वीकार अगर करें तो उनके मुस्लिम भाइयों को ये लगेगा कि वो उनके हितों की रक्षा नहीं चाहते। इस तरह की एक असमंजस की स्थिति कांग्रेस के मन में थी, इसलिए वो ना उसका समर्थन कर पाए और ना ही उसका विरोध कर पाए। कहते हैं कि ये भी कांग्रेस की एक गलती थी। मानने वाले ऐसा मानते हैं, आलोचक मानते हैं कि उस समय अगर इस चीज का विरोध किया होता तो संभव है कि स्थिति कुछ और होती, लेकिन कांग्रेस ने तटस्थता की नीति उस समय अपना ली कि वह ये निर्णय नहीं कर पाए कि आखिर इसका समर्थन करें या फिर इसका विरोध करें। इसके बाद फिर 1911 में दिल्ली दरबार संपन्न हो रहा है। आपको पता है इतिहास में, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया जा रहा है और दिल्ली राजधानी बनाई जा रही है, इसे 1912 में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सब बातें इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आगे चलकर हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ। उसी होम रूल के चलते 1917 में, अगस्त 1917 में, उस समय वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल जो हैं वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं और वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हैं अगस्त में एक घोषणा कर रहे हैं, अगस्त घोषणा जिसे हम कहते हैं 1917 में। उस अगस्त घोषणा में वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को धीरे धीरे स्वशासन प्रदान करेंगे, हम धीरे धीरे संवैधानिक अधिकार प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं एनिवेशन जो थी, जो होम रूल आंदोलन चला रही थी, एक तरफ तेलग होम रूल आंदोलन चला रहे थे तो एक तरफ एनिवेशन एक होम रूल आंदोलन चला रही थी। तो एनिवेशन की जो मांग थी कि भाई स्वशासन होना चाहिए, उस मांग को फुलफिल करने के लिए अगस्त घोषणा की गई कि हाँ हम आपकी मांग को पूरा करेंगे और आगे चलकर हम धीरे धीरे स्वशासन प्रदान करेंगे। तो वही चीज है कि उसी घोषणा को पूरा करने के लिए 1919 में अब सुधार आ रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि उस समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव हैं और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड हैं। ऐसे ही मार्ले मिंटो सुधार में उस समय भारत सचिव जो है वो लॉर्ड मार्ले हैं और उस समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय को ही माना जाता है। तो हम पहले थोड़ा सा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देख लेते हैं कि आखिर क्या प्रावधान किए गए। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, ये बात सही है। जैसे कि सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को,
या मद्रास के गैर ब्राह्मणों को इस तरह से इस पृथक निर्वाचन प्रणाली में इनको शामिल कर दिया। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार होगा। ठीक है, अब यही चीज समझिएगा कि कांग्रेस का अपना क्या स्टैंड रहा और ये विस्तार कैसे हो गया। तो 1909 में कांग्रेस ये समझ ही नहीं पाई कि आखिर किस तरह से हम इसका मतलब रिस्पांस क्या दें, क्या इसका विरोध करें या इसका समर्थन करें। तो वो उस समय चुप रहे। लेकिन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, जिसे हम लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। लखनऊ समझौते में नरम दल और गरम दल का भी समझौता हुआ और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी समझौता हुआ। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता यही हुआ कि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दे दी और लीग ने कहा कि हम आपको राष्ट्रीय आंदोलन में सहायता करेंगे। तो बात वही है कि 1909 में जो बीज डाला गया था विभाजन का, 1916 में कांग्रेस ने उसमें पानी दे दिया कि अगर मान्यता प्रदान कर दी कांग्रेस ने अपनी तरफ से, तो वही मान्यता जब प्रदान की गई तभी तो 1919 में इसका विस्तार किया जा रहा है। यदि उस समय मान्यता नहीं दी जाती, उसका विरोध किया जाता, तो आज स्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन जो इतिहास में हुआ उसे हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हो गया। इसके अलावा क्या हुआ कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का परिवर्तन या सृजन हुआ या स्थापना की गई। द्विसदनात्मक का मतलब ये हो गया कि विधायिका के अब 2 सदन हो गए। जैसे वर्तमान स्थिति में है कि अगर केंद्र में विधायिका के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे ही उस समय यानी कि 1919 में राज्य परिषद एवं केंद्रीय विधानसभा ये 2 सदन उस समय वहां पर बन गए। राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा यानी कि निम्न सदन। इन दोनों ही सदनों के अधिकार जो थे लगभग समान ही थे, लेकिन बजट स्वीकृति का अधिकार केवल और केवल निम्न सदन को था। जैसे आज बजट स्वीकृति का या किसी धन विधेयक के संदर्भ में पूरी तरह से निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा के पास है। राज्यसभा को केवल सीमित अधिकार दिए गए हैं कि धन विधेयक अगर राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में पारित होने के बाद ही जाता है राज्यसभा में, यानी कि धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित या प्रारंभ नहीं किया जा सकता। लोकसभा से पारित होने के बाद जब वह राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा अधिकतम उसे 14 दिन तक होल्ड कर सकती है। उसमें सिफारिशें कर सकती है। अगर सिफारिशें लोकसभा को माननी है तो वो मान सकती है और नहीं माननी तो नहीं भी मान सकती है। 14 दिन में वो ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाता है। यानी कि राज्यसभा के पास कुछ अधिकार नहीं है धन विधेयक के संदर्भ में। ऐसे ही उस समय बजट पारित करने की पूर्णता अधिकार किसको दिए गए? केंद्रीय विधानसभा को दिए गए, यानी कि निम्न सदन को प्रदान किए गए। तो ये बात बहुत आसान। जिस बात के लिए इस अधिनियम को जाना जाता है, इस सुधारों को जाना जाता है, वो है प्रांतों में द्वैध शासन। प्रमुख अगर कोई पूछे कि भाई 1919 का मॉन्टेग्न्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रमुख रूप से किस चीज के लिए जाना जाता है, तो आप कहिएगा प्रांतों में द्वैध शासन के लिए जाना जाता है। अब ये द्वैध शासन क्या है कि जब निर्वाचन के सिद्धांत को मूलतः मान्यता मिल गई तो कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि भी अब सरकार में होंगे, तो उनको भी कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। इसलिए ये द्वैध शासन लागू किया गया कि विषयों की 2 कैटेगरी बना दी। पहली कैटेगरी में कुछ महत्वपूर्ण विषय रखे गए, जैसे वित्त, न्याय, पुलिस संबंधी जो विषय थे, उस कैटेगरी को गवर्नर एवं उसकी कार्यकारिणी के लिए आरक्षित कर दिया। यानी कि वो महत्वपूर्ण विषय अब गवर्नर के ही पास थे, वही उसके संबंध में निर्णय ले सकता था। और कुछ ऐसे जो कम महत्वपूर्ण विषय थे कृषि संबंधी, वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए हस्तांतरित कर दिए। यानी कि विषयों की 2 कैटेगरी बनी, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। लियोनस कार्टियस को इस प्रणाली का जनक माना जाता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखने वाली बात है इस अधिनियम के संदर्भ में कि महिलाओं को पहली बार यहां पर वोटिंग राइट मिल रहा है। इस द्वैध शासन प्रणाली का नुकसान ये है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनके पास कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं था। अब चूंकि महत्वपूर्ण विषय नहीं, जैसे वित्त है, वित्त सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आपके पास कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन अगर वित्त नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं है। वित्त का पूरा नियंत्रण किसके हाथ में है? गवर्नर जनरल के हाथ में है।
तो वही चीज है कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधि जो चुनाव से चुनकर जा रहे हो, अगर जनता के लिए कुछ अच्छा करना भी चाह रहे हैं तो वो बिना गवर्नर की सहमति के नहीं कर सकते थे। और गवर्नर तो जनता के लिए क्या अच्छा करेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे वो उसके बाद ब्रिटेन की सरकार हो, दोनों का ही जो प्राथमिक उद्देश्य था वो आर्थिक लाभ कमाना था। यदि उन्हें किसी चीज में आर्थिक लाभ नहीं है तो उस नीति को उन्होंने कभी नहीं अपनाया। ठीक है, ये बात समझिएगा। अगर ये बात आपके दिमाग में रहेगी कि वो केवल और केवल आर्थिक लाभ चाहते थे, तो जब हम इतिहास के दौरान ब्रिटिश नीतियां पढ़ रहे होंगे तो वो चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो 1919 के एक्ट में इतना ही। तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास से संबंधित एक क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन पहला, दूसरा, उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत, और फिर पूना पैक्ट और सम्मेलन तीसरा, और फिर उसके बाद उन सभी का जो सम्मिलित परिणाम है वो है भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है हमारे संविधान के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान में अधिकांश प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। आपने पढ़ा है कि बहुत जगह से इस देश के संविधान से, उस देश के संविधान से ये प्रावधान लिया है, वो प्रावधान, लेकिन सबसे ज्यादा यदि प्रावधान किसी अधिनियम से लिए गए हैं तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास से संबंधित जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताएं, जो भी सुझाव हो कमेंट में बताएं, और क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। और अन्य जानकारियां जो है हम अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टा पेज पे उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।